क्या रूट 5 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आइए हम जानते हैं इसी क्वेश्चन में। ये रूट वाले क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे एनसीईआरटी का, आरबीएससी का हो, किसी भी बोर्ड के, ऑल ओवर इंडिया का हो, तो ये हमेशा बच्चों को डिस्टर्ब करता है। रूट वाली कोई भी संख्या देखकर बच्चे हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसको कैसे मान करें, किस प्रकार से इसका मान निकालें। तो देखो, इसको आपको समझता हूँ। मैंने रूट 2, रूट 3 और आज मैं लेकर आया आपके लिए रूट 5। अगर ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन अगर आप करोगे और बैठ के आप एक बार खुद बैठ के प्रैक्टिस करोगे, तो मैं नेचुरली कह रहा हूँ ये ऐसा क्वेश्चन है मैं आपको कभी भूलने नहीं दूंगा। और आज मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, उस लाइन पर आपको पूरा का पूरा क्लियर करूंगा। तो समझिए मेरे साथ। देखो, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें हमें सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़े, और मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट क्या, ये प्रश्नावली जो आपकी पहली प्रश्नावली में रूट 5 वाले या रूट वाली कोई भी संख्या को परिमेय करना है, तो उसको हम कैसे करते हैं, जो है हम कैसे करते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट के हिसाब से, यानी हम विरोधाभास लेकर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं उत्तर। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम उल्टा क्यों मानते हैं? देखो भाई, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इसको सिद्ध कीजिए अपरिमेय, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान के चलेंगे। तो हम परिमेय के जो भी नियम और शर्तें होती है वो रखते जाएंगे। तो जब वो शर्तें पूरी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका विरोध हुआ। तो कहने का मतलब वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं। और फिर परिमेय संख्या में क्या क्या शर्तें होती है भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कैसे, उसमें जो है को प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, उसको जब हम लिखते जाएंगे तो वो उस पर खरा नहीं उतरेगा। तो ये वाला जो रूट 5 है क्या सिद्ध हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम इसे रूट 5, जब परिमेय संख्या है तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहले जिन बच्चों को परिमेय संख्या का मालूम नहीं, पहले उनको मैं बता दूं। देखो, परिमेय संख्या वो होती है जिन संख्याओं के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने -3 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया, 7 ले लिया, 25 ले लिया, यहाँ तक -18 ले लिया, तो क्या अपन इसके नीचे 1 लिख सकते हैं? इसका मतलब p बराबर क्या है, -11 है, और q बराबर क्या, -1 है। क्योंकि 1 नीचे लगाने से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको p/q में आ गया है, यानी p बराबर ये, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में 1 लगाने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब रूट 5 को हमने p/q के रूप में ले लिया है, जहां पर क्या है, अब यहां पर हम शर्त रखेंगे, क्या रखेंगे, शर्त रखेंगे, जहां ये परिमेय आप समझ गए। देखो, जहां q बराबर 0 नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर ये 0 और क्या है, तो देखो, किसी भी संख्या बटा वाली कोई भी संख्या होती है, अगर हम उसके नीचे 0 लगा दें, यानी q बराबर अगर 0 रख देंगे, तो वह संख्या अपरिभाषित यानी नॉन डिफाइन हो जाती है। उस संख्या को फिर हम परिभाषित नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसलिए हम क्या है, q बराबर हम 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपन इसका क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। और जहां पर क्या है, p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम संख्या है। ये जो शर्तें हैं ये किसकी है, ये इस परिमेय संख्या की शर्त है, समझ गए। अगर फिर ये संख्या इस शर्तों पर नहीं खरी उतरेगी तो इसका मतलब हमने जो माना वो क्या है, गलत माना है। तो यहां पर
अब यहाँ पर सह अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, देखो समझो, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या बताया यहाँ पे लिखा, 3/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों संख्या अंश और हर में कॉमन फैक्टर क्या है, यानी ऐसी संख्या जिसमें इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, कौन सी, एक है। कौन सी है, एक का भाग 3 में भी जा रहा है, एक का भाग 1 में भी जा रहा है, एक का भाग 5 में भी जा रहा है, एक का भाग 1 में भी जा रहा है, एक का भाग 25 में भी जा रहा है, एक का भाग 1 में भी जा रहा है। कहने का मतलब को प्राइम या सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं में एक का भाग जाए। किसका भाग जाए, एक का भाग जाए। अब हम क्या करेंगे, एक का भाग जाए, यानी कि शर्त क्या है इसकी, एक और शर्त है कि उसमें कम से कम एक का भाग जाना चाहिए, एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करते करते आगे चलेंगे इस 5 में, तो इस हम देखेंगे इस 5 में तो भैया 5 का भी भाग जा रहा है या किसी और संख्या का भाग जा रहा है, ये तो गलत हुआ। इसका मतलब वहाँ भाग तो सिर्फ एक का जाना चाहिए, यानी जो में से है वो एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है आपके कुछ और संख्या आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या परिमेय नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो रूट वाले कोई भी संख्या होती है, सबसे पहले क्या करते हैं हम उसका रूट हटाते हैं। तो क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 के ऊपर भी वर्ग करेंगे और यहाँ पर p/q के स्क्वायर पे भी वर्ग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, √5 से इसको जो वर्ग करेंगे तो रूट का तो रूट हट जाएगा, तो 5 बराबर क्या आ गया, p²/q²। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम q² को यहाँ ला सकते हैं और 5 को यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा। तो 5 बराबर क्या आ गया, p²/q²। इसको हम यहाँ पर लेकर आए तो क्या हुआ, q² बराबर p²/5। अब देखो, अब p² या अब इसको देखिए एक बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 का भाग p² में जा रहा है, यानी हम कोई भी भाग देते हैं तो उसमें बटा का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली संख्या के ऊपर में भाग जा रहा है। 3/4 का मतलब क्या होता है, यानी 4 का हम अगर 3 में भाग लगाए तो क्या आएगा, 0.75 उत्तर आएगा। यही तो हुआ, 3/4 का मतलब तो यही हुआ ना। तो यहाँ पर अगर मतलब की बात हुई तो हमें ये मालूम पड़ा सर कि यहाँ पर जो 5 है वो p² में भाग जा रहा है, यानी ये जो p² वो 5 से डिवाइजेबल है। तो यहाँ पर एक प्रमेय और है, कौन सी, आपके 1.3 प्रमेय है। अतः या फिर जब लिख दो, जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये आपके प्रमेय है, स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। आप चाहो तो उसको प्रश्न में मेंशन कर सकते हो, 1.3 प्रमेय लिख दो। प्रमेय 1.3 से यहाँ पर आपने उसको इस प्रमेय ये लिखकर इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया कि साहब ये हम नहीं करें, ये एनसीईआरटी कह रही है, जो किताब है वो कह रही है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझ, अब p² आपका मान आप क्या हो सकता है, देखो हमें ये ध्यान है कि p² में कम से कम 5 तो कॉमन है, समझ गए, मतलब p में 5 तो कॉमन है। कहने का मतलब कोई भी संख्या किसी संख्या से अगर विभाजित होगी तो वह संख्या जैसे मान के चलो कोई भी x में अगर 7 का भाग जा रहा है तो x में 7 तो आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, यानी 7 तो आएगा। 21 में भी क्या हुआ, 7 × 3 हुआ, ठीक है। तो अपन क्या, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। p² बराबर 5, भाई इसको 5 का अगर भाग जा रहा है, या p ले लो, p में अगर 5 का भाग जा रहा है तो p बराबर क्या हो सकता है, या तो 5 × 1 है, या p बराबर 5 × 2 है, 10 है, ठीक है, या फिर क्या है 15 है, 5 × 3 है, फिर 5 × 4 है। इसका मतलब 5 का भाग तो तभी जाएगा ना जब p में 5 का कोई गुणनखंड हो, समझ गए, 5 का कोई गुणनखंड, यानी 5 हो या 10 हो, p बराबर मान लो 10 है तो 10 में 5 का गुणनखंड है। मान के चलो p में 5 का भाग जा रहा है तो
400 हो गया, तो 400 में 5 का भाग जाता है, क्योंकि 400 में 5 का गुणनखंड है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हुआ, समझने वाली बात है कि P में क्या है, P के अंदर 5 का कोई ना कोई गुणज है या गुणनखंड है। अब वो 5 × 7 है, 5 × 10 है, 5 × 15 है, 5 × 17 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, P बराबर आप ये भी कह सकते हो, P बराबर 5 × 13 भी हो सकता है, 13 × 5 = 65, तो यानी 65/5, तभी तो इसका भाग जा रहा है 13 बार, नहीं तो भाग ही नहीं जाएगा ना भाई। किसी संख्या में अगर उसका भाग जा रहा है तो उसका कोई ना कोई गुणनखंड तो है उसमें। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोबारा से देखिए कि अगर p² में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब p में कोई ना कोई 5 का गुणज है। अगर p में 5 का गुणज है तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम p बराबर को दूसरा मान ले लेते हैं। अतः p बराबर r ले लो, क्या 5r ले लो। अब आप कहोगे सर क्योंकि 5 का इसमें भाग जा रहा है ना, तो 5 का गुणज तो है। अब हमने r ले लिया, r a हो सकता है, b हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी r 6 भी। लेकिन आगे क्या है, 5 है या नहीं हमें ध्यान नहीं, लेकिन इसमें एक तो 5 का हमें गुणज मिलेगा, वो चाहे तो दो भी मिल सकते हैं, यानी आगे अगर 25 r बराबर 25 भी हो सकता था कि 5 × 5 × 5। समझ गए? तो कहने का मतलब अतः हम 5 बराबर क्या r लेने पर, अब हमने क्या ले लिया, p बराबर हमने कोई दूसरा मान ले लिया। तो यहां पर देखो अब क्या करेंगे हम, p के जगह r का मान रखने पर, अतः p का मान रखने पर, देखो यहां पर रख लेते हैं अपन, तो क्या हुआ, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो q² बराबर क्या हुआ, p का कितना है, p बराबर कितना 5r, 5r का स्क्वायर है ना, हाँ का स्क्वायर, और नीचे तो 5 है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जो ये वाला था इस p की जगह हमने 5r ले लिया। ठीक है, स्क्वायर लग गया, तो अब हमने p के जगह 5r ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि सर p में 5 का भाग जा रहा है, तो कम से कम p में एक तो 5 तो हमें मिलेगा, चाहे 5 × 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे कितने भी हो, लेकिन 5 जरूर मिलेगा। तो हमने r लिया। अब अपन करते हैं वापस से क्या, अब देखो इधर यहाँ पर हम अब जब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, q² बराबर 25r², इसका 25, और नीचे तो स्क्वायर है नहीं, बटा पर 5, तो 5 को अपन इसमें भाग देंगे तो क्या आ गया, 5r आ गया वापस। अब इस 5 को हम, ये गुणा हो रहा है, r² और 5 गुणा हो रहा है, तो इस 5 को हम इस तरफ भाग में ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर q में भी जो है 5 का भाग जा रहा है, q², और इधर क्या हो गया r²। ये हो गया अपने पास समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था, ये था समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम यहाँ पर, अब देखो समीकरण 1 से हमें क्या मालूम पड़ता है कि p में 5 का भाग जा रहा है, और समीकरण 2 से हमें मालूम पड़ रहा है कि सर q में भी 5 का भाग जा रहा है। अतः, लेकिन सर आपने तो कहा था कि p और q में सिर्फ 1 का ही भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 का भी जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या जो हम मान के चले थे, परिमेय हम मान के चले थे, वह संख्या नहीं है। अतः हम ये जो हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने कल्पना करी थी, वो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमने कल्पना में यह इसको परिमेय माना था, और परिमेय संख्या उससे कहते हैं जिसमें 1 का भाग जाए, 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो p में भी 5 का भाग जा रहा है, q में भी, और आपके यहाँ p में भी जा रहा है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन कैसे लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि p व q में
एक के अलावा 5 का या 5 से विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। अतः हमारी कल्पना या जो भी हमने पहले कहा था, जो भी हमने स्टेटमेंट दिया था, क्या परिमेय होने का, यह क्या है, गलत है। ठीक है, अब आपके यहाँ पर लिखने वाला काम है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर P, यहाँ पर हमने R का जो मान लिया वो क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसको भी आप ले सकते हो यहाँ पे क्या, तथा R एक धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक कोई संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर बच्चों को दो बात चीज समझ में नहीं आती। एक तो यही कि सर हमने 5R ही मान क्यों लिया, 3R क्यों नहीं लिया, 7R क्यों नहीं लिया, 10R क्यों नहीं लिया। क्यों इसलिए नहीं लिया, क्योंकि हमें ध्यान है कि P में जब 5 का भाग जा रहा है तो P का मान हमें कोई ऐसा लेना जिसमें 5 का गुणज हो, यानी 5 का भाग जा रहा हो, तभी तो P बराबर मान देंगे। अब यहाँ पर अगर √2 होता तो यहाँ पर 2 आ जाता, तो हम इसके गुणा में ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसमें 2 का भाग जा रहा हो। 2 × 1 ले लो, 2 × 2 ले लो, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 6, कुछ भी लो, लेकिन 2 जरूर, एक ना एक तो 2 आएगा। 2 आए 3 आए वो अलग बात है। तो यहाँ पर यही वाला आपका क्वेश्चन है। तो आपको कैसा लगा ये हमें बताइए कमेंट करके। √2 का मैंने करवा दिया, √3 का करवा दिया, √5 का भी आज करवा दिया है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ यही तरीका है लिखने का, यही प्रॉपर वे है आपको क्वेश्चन करने का। तो जुड़िए हमारे साथ विष्णु गुरुजी क्लासेज वाली ऐसी सीरीज में जिसमें हम तैयारी करवा रहे हैं 95+ टॉपर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।